नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, आज हम सी टेट की पेडालॉजी करेंगे, वो भी इंग्लिश की पेडालॉजी। दोस्तों, आप देख चुके हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक पेडालॉजी हो चुकी है जो हिंदी की पेडालॉजी थी। आज हम इंग्लिश की पेडालॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं हम दोस्तों वीडियो की तरफ और देखते हैं इंग्लिश पेडालॉजी। दोस्तों, इंग्लिश पेडालॉजी हूबहू हिंदी पेडालॉजी की तरह ही है, बट ये इंग्लिश में है और वो हिंदी में होती है। बट इसमें लेकिन एक ही जैसे चैप्टर इसमें भी होते हैं। जैसे उसमें चैप्टर्स होते हैं भाषा अर्जन, भाषा अधिगम और नाम चौस्की वगैरह होते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही दोस्तों हैं। भाषा इसमें इंग्लिश में है, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, इसमें सारे चैप्टर उसी की तरह हैं। बट दोनों लैंग्वेज सेम सेम चलती है। अगर समझने की कोशिश की जाए तो ये दोनों लैंग्वेज लगभग सेम सेम ही चलती हैं, पेडालॉजी दोनों। और पेडालॉजी दोस्तों सीटेट जैसे एग्जाम में 15-15 नंबर की आती हैं, 75 नंबर की पेडालॉजी होती है। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ और देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा के प्रकार। बहुत सारे प्रकार, यानी भाषा के कैरेक्टर क्या है, किस रूप में प्रयोग की जाती है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग की जाती है। एक रूप नहीं, विविध रूप जिसको हम कह सकते हैं। भाषा के बहुत सारे रूप हैं, ये नहीं कह सकते कि भाषा केवल एक ही काम में आती है। इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, अब देख लीजिए। यहाँ पे कैरेक्टर्स हो गए हमारे, क्या कहते हैं, इट इज़ सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक, मतलब ये सिम्बॉलिक है। सिम्बॉलिक मतलब इसका दोस्तों है, जैसे इसमें क्या होता है, सिंबल में होते हैं ABCD। ये देखो, देख लीजिए दोस्तों। जैसे सिंबल क्या होते हैं, कोई इंग्लिश है, जैसे इंग्लिश भाषा है या लैंग्वेज जो भी है वो सिम्बॉलिक होती है। कोई ना कोई भाषा में उसके सिंबल तो होती हैं। जैसे अब हिंदी जैसे लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसमें सिंबल होते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी जो भी होते हैं। इंग्लिश पढ़ते हैं तुम ABCD, ये क्या है, बी क्या है, एक सिंबल ही तो है, सी क्या है, एक सिंबल ही तो है, ये क्या है, इट इज़ सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। सिंबॉलिक है और डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब दोस्तों है एक जैसी नहीं बनी रहती है, इसके रूप परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यह लैंग्वेज डायनेमिक है। इसके रूप बदलते रहते हैं, क्योंकि कभी हम इसको लिखने में प्रयोग करते हैं, कभी इसको बातचीत करने में प्रयोग करते हैं, तो कहीं पे इसको पढ़ाने के रूप में प्रयोग करते हैं, तो कहीं पढ़ने के रूप में प्रयोग करते हैं। हर जगह भाषा का रूप बदलता रहता है। इसका क्या कहते हैं कि ये डायनेमिक है, परिवर्तनशील है, एक जैसी नहीं बनी रहती है। फिर क्या है दोस्तों, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का माध्यम है। मतलब हम किसी को अपनी भाषा के द्वारा संप्रेषित भी करते हैं, उससे कुछ अर्जित भी करते हैं, उसका ज्ञान, उससे कुछ सीखते भी हैं और अपने आप से कुछ सिखाते भी हैं उसको। मतलब दोनों के बीच में बातचीत करने का माध्यम भाषा है। कम्युनिकेट करने का माध्यम भी भाषा है। तो यहाँ पे दोस्तों फिर क्या होता है, देख लीजिए, संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण का माध्यम, अब जैसे संप्रेषण करना क्या होता है, जैसे हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मतलब एक तरफ से कर रहे हैं, या आप उधर से टाइप करके भेज रहे हैं, हम इधर से बता रहे हैं कुछ भी। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन ही तो है। तो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे किसी को मैसेज भेजना होता है तो टाइप कर करके भेजते हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे के बीच कम्युनिकेट करना ही है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो वो भी क्या होता है, कम्युनिकेट करना होता है। तो दोस्तों ये क्या है, कम्युनिकेशन का भी माध्यम है। फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब अनुदेशन का मतलब इंस्ट्रक्शन, निर्देश देने का भी माध्यम है। हम इसी भाषा के जरिए किसी को निर्देश भी देते हैं कि भाई ऐसा कर ले वैसा कर ले। किसी भाषा के जरिए ही तो कहते हैं, किसी भाषा के जरिए ही तो हम कहते हैं कि ये भाई आप ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए। मतलब इंस्ट्रक्शंस तो हम किसी भाषा के जरिए ही देते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, एक इंस्ट्रक्शन का माध्यम भी है, अनुदेशन का माध्यम भी है। और लैंग्वेज आर्टिबिट्री है, स्वच्छंद है दोस्तों। आर्बिट्रेरी का मतलब है दोस्तों स्वच्छंद, मतलब ये मुक्त है अपने रूप से, इसका कहीं किसी तरीके से भी प्रयोग किया जा सकता है। यह स्वच्छंद है, किसी एक बंद रूप में नहीं बंधी हुई है भाषा। इसका प्रयोग हम चाहे जिस रूप में कर लेते हैं, कहीं बोलचाल बोलचाल की भाषा में कर लेते हैं, कहीं कहीं किसी तरीके से स्कूलों में कर लेते हैं, पढ़ाई के रूप में कर लेते हैं, लिखित में कर लेते हैं। मतलब इसके ये स्वच्छंद है, बिल्कुल अपने से मुक्त है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी एक ही ढांचे में पिरोई हुई है, बस इतनी ही है, इसको बस यहीं तक सीमित है, या सीमित नहीं है। इसके विविध रूप हैं, ये इसको कह सकते हैं कि लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, मतलब लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है। बहुत भाषा है, कहीं पर दूसरी कहीं प्रयोग हो रही है तो कहीं दूसरी भाषा में प्रयोग हो रही है। ये फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज कोई भी हो, बट भाषा की बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों। ये किसी भाषा के करेक्टर हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लैंग्वेज आर्बिटरी हो गया,
अब दोस्तों बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है? ऐसे ही दोस्तों जैसे हिंदी में पाठ हुआ करता था भाषा अर्जन, ऐसे इंग्लिश में ही इसका एक चैप्टर है लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन। अब उसमें दोस्तों हमने क्या पढ़ा था कि ये ऐसी भाषा जो हम अपने वातावरण परिवेश से घर परिवार से सीख लेते हैं, जिसको प्रथम भाषा कहते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं, वही क्या होती है हमारी एक्विजिशन होती है, भाषा अर्जन। उसी को कहते हैं भाषा अर्जन। जो हम इधर उधर से अपने परिवेश से अर्जित कर लेते हैं उसी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भाषा अर्जन। सेम दोस्तों ऐसे ही यहाँ पे वेल लैंग्वेज ये लर्नड नेचुरली मतलब जो भाषा प्राकृतिक रूप से ग्रहण कर ली जाती है एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक एंड प्रैक्टिस। कोई हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है और कोई सिस्टमेटिक तरीके से रूल नियम हमको नहीं पढ़ने पड़ते हैं। उसको क्या कहते हैं? भाषा अर्जन कहते हैं। और हम अर्जित कर ले उसी को भाषा अर्जन कहते हैं। जो हमें बिना किताबों के जो हम बिना किताबों के भाषा को अर्जित कर लेते हैं उसी को क्या कहते हैं? भाषा अर्जन। अब क्या है दोस्तों? इट रेफर टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड नेटिव सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द नेटिव कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जैसे चॉम्स्की नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा है कि भाषा अर्जन की क्षमता मनुष्य में जन्मजात होती है, जन्म से होती है। उन्होंने बताया था कि ये एक लैड नामक डिवाइस होती है जो बच्चे में एक्टिवेट होती है। बच्चे जन्म के साथ उसको लेकर आते हैं और 5 साल तक या अधिक एक्टिव रहती है, बाद में या धीरे धीरे डीएक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण भाषा बच्चे सीखते हैं। तो क्या है दोस्तों? लर्निंग नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज मतलब ये क्या है? जन्मजात है, नेटिव प्रोसेस है। जो भाषा सीखने की प्रोसेस है वो नेटिव है, मतलब जन्मजात क्षमता है ये। सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी के जन्म मस्तिष्क की शक्ति के द्वारा हम सेकेंड लैंग्वेज को भी दोस्तों अर्जित कर सकते हैं। यदि हमारे ब्रेन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। तो सेकेंड लैंग्वेज जो दूसरी भाषा भी दोस्तों होती है जो हमारे परिवेश से नहीं किताबों से होती है, तो वो हम उसको भी हम सीख लेते हैं। ऐसे ही सीख लेते हैं अपने वातावरण से। कैसे सीख लेते हैं? जैसे कोई बच्चा इंडिया में अगर पैदा हुआ या कोई बच्चा ब्रिटेन में पैदा हुआ, कोई बच्चा ब्रिटेन में पैदा हुआ है तो उसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। उसने वहाँ के वातावरण में रह के 3-4 साल तक रहा तो वहाँ के वातावरण से उसने इंग्लिश बोलना सीख लिया और वह बच्चा यहाँ तक चला आया। 5 साल के अंदर ही वहाँ इंडिया में चला आया बच्चा और इंडिया में वो हिंदी बोली जा रही है। हिंदी बोलते देखा सबको, उसने उसका परिवेश ऐसा बन गया, उसका वातावरण ऐसा बन गया कि वहाँ हिंदी बोली जा रही थी, तो उसने यहाँ आके हिंदी भी सीख ली। तो उसके लिए क्या थी? हिंदी सेकेंड लैंग्वेज थी, इंग्लिश क्या थी? फर्स्ट लैंग्वेज थी। तो ये दो वातावरण इसके हुए, तो दोनों वातावरण से उसने फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज दोनों को अर्जित कर लिया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों सेकेंड लैंग्वेज को अर्जित नहीं किया जा सकता है, वो इनेट कैपेसिटी के द्वारा सेकेंड लैंग्वेज को भी अर्जित किया जा सकता है। डिपेंड किस पे क्या करता है? वातावरण से। हमारा परिवेश कैसा है, चारों तरफ का परिवेश कैसा है, उसी तरीके से हम कर सकते हैं। बताया तो उदाहरण बहुत अच्छा आपको दिया, इससे देख लें, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाषा सेकेंड लैंग्वेज जो भाषा है उसको भी अर्जित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। फिर क्या है? इट आल्सो मीन्स एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। ये अवचेतन प्रक्रिया है। अवचेतन कह सकते हैं, अचेतन कह सकते हैं। ये अवचेतन प्रक्रिया है। क्या कहते हैं इसको? इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर, एफर्ट लगाकर या किताबों से या बहुत गहन अध्ययन करके हमको इसको नहीं सीखा जाता है। हम भाषा सीखते हैं जब मम्मी पापा बोलना सीखते हैं, हम यहाँ किताबों से नहीं पढ़ने जाते हैं कि नहीं मम्मी पापा को किताबों में पढ़ रहे हैं तब जाके बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम इसको ऐसे ही वातावरण से सीख लेते हैं। ये हमारी इनेट कैपेसिटी होती है। इट आल्सो मीन्स अनकॉन्शियस प्रोसेस। ये अवचेतन प्रक्रिया होती है। दैट अकर्स व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन, मतलब रियल कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। जैसे आसपास के वातावरण में जो भी हम परमानेंट बोल रहे होते हैं वहीं से हम, जैसा वातावरण होता है वास्तव में जिस तरीके का वातावरण होता है वहीं से हम इसको सीख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग क्या है दोस्तों? भाषा अधिगम। ऐसे ही दोस्तों चैप्टर था हिंदी में भी भाषा अधिगम। भाषा अधिगम में क्या होता है दोस्तों? लैंग्वेज लर्निंग। वेन लैंग्वेज इज लर्न सिस्टमेटिक वे इन नोज एज लर्निंग, मतलब दोस्तों जिसको हम सिस्टमेटिक वे से, जिसका तरीका होता है कोई, जिसमें हम ग्रामर रूल नियम आदि सीखते हैं उसको क्या कहते हैं? लैंग्वेज लर्निंग। और इसको अधिकतर दोस्तों सेकेंड लैंग्वेज में ही रखा जाता है। लर्निंग प्रोसेस को सेकेंड लैंग्वेज में ही रखा जाता है, क्योंकि दूसरी भाषा जो होती है सेकेंड लैंग्वेज होती है, उसको ही हम एफर्ट लगाकर और किताबों से, शिक्षक से, हर किसी से जहाँ से मिल सकती है वहाँ से हम इसको सीखते हैं। सिस्टमेटिक वे होता है इसका, सीखने का एक तरीका होता है, उस तरीके से हम सीखते हैं इसको। तो इसको क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक वे।
जैसे किसी चीज़ को अब हमको ग्रामर सीखनी है तो ग्रामर कहाँ से, हमारे वातावरण में, पर्यावरण में, इधर उधर के वातावरण में थोड़ी फैल रही है, इधर उधर कोई ग्रामर नहीं यूज कर रहा है। तो वहाँ से हम ग्रामर सीखने के लिए क्या करते हैं, हमें शिक्षक की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें कोई करिकुलम की ज़रूरत पड़ती है, हमें पाठ्यक्रम की भी ज़रूरत पड़ती है, और एक सिस्टमेटिक तरीका होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसको क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। जिसमें हम एफर्ट लगा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। हिंदी में ऐसे इसको क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो फिर दोस्तों दूसरा नंबर पर क्या है, लर्निंग इज अ लैंग्वेज इन इंक्लूसिव प्रोसेस, या एक इंटीग्रेटेड ये इंक्लूसिव प्रोसेस है। इसको किसी तरीके बहुत एफर्ट लगा के या किसी तरीके से भी किताबों से सीखा जा सकता है। अब लर्निंग इज अ conscious process and it is more effective when it done is meaningful situation or familiar environment। क्या कहते हैं, कॉन्शियस प्रोसेस है, मतलब चेतन प्रक्रिया है। चेतन प्रक्रिया का मतलब दोस्तों, इसमें हम पूरा दिमाग लगा के बहुत ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ते हैं, एफर्ट लगा कर पढ़ते हैं। जैसे हम ग्रामर पढ़ रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, दूसरी भाषा के बारे में, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या हम एफर्ट लगाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें हमको ध्यान लगाना पड़ता है कि अच्छा हम भाषा सीख रहे हैं इसको, या कुछ भी सीख रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे होते हैं, बहुत ध्यान लगा कर, उसी को क्या कहते हैं, कॉन्शियस प्रोसेस होती। सेम दोस्तों हिंदी की तरह इंग्लिश में ये टॉपिक हैं, सेम इसी तरीके से पढ़िए आप लोग, एक दूसरे को रिलेट करके पढ़िए, अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे। एक्विजिशन एंड लर्निंग, मतलब दोस्तों भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों में अंतर देख लेते हैं क्या है। दोनों की परिभाषा हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। पूछ लेता है क्वेश्चन में क्या अंतर है, अंतर दे देता है, कोई गलत अंतर होगा वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होगा कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है। एक्विजिशन क्या है, सिमिलर टू चाइल्ड ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब पहले जो भाषा, पहले मातृभाषा होती है जो भी होती है जहाँ की, उसको हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं, और मातृभाषा जो भी होती है वो अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर की जाती है, अर्जित की जाती है, उसी को क्या कहते हैं, एक्विजिशन कहते हैं दोस्तों। सेम इसके अपोजिट है। और ये फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ये फॉर्मल है, औपचारिक है, ठीक है दोस्तों। और ये इसमें क्या कहती हैं, इसमें फॉर्मल लैंग्वेज हेल्प करती है, ये जो लर्निंग होती है इसमें फॉर्मल लैंग्वेज हेल्प करती है, बट इसमें एक्विजिशन में फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है वो हेल्प नहीं करती है। और इसे पिकअप लैंग्वेज, मतलब पिकअप लैंग्वेज, या अपने वातावरण पर्यावरण जो भी है, जहाँ का जैसा माहौल हो वहाँ से हम उठा लेते हैं, अपने मम्मी पापा की बोलचाल से या कहीं से भी इसको उठा लेते हैं। उठा लेने का बच्चा इसको ग्रहण कर लेता है, इसको सीखने नहीं जाता है, इसको क्या है, इसको सीखना पड़ता है। नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज, मतलब किसी भाषा को सीखने के लिए दूसरी सेकंड लैंग्वेज जो होती है, इसका मतलब सेकंड लैंग्वेज होती है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, और यह भाषा अक्सर सेकंड लैंग्वेज में को ही रखा जाता है इसमें। तो क्या होगा, नोइंग अबाउट लैंग्वेज, मतलब दूसरी भाषा को जानना होता है इसमें। या सब कॉन्शियस है या अवचेतन प्रक्रिया, और ये कॉन्शियस प्रोसेस है, चेतन प्रक्रिया। इम्प्लिसिट नॉलेज है, ये एक्सप्लिसिट नॉलेज है, ये हमको किसी से सीख कर डायरेक्ट से उससे, जैसे कोई बात कर रहा है हिंदी में और हम छोटे बच्चे, जैसे कुछ कोई छोटा बच्चा है, अगर हम उस तरीके से जैसे बातें कर रहे होंगे तो वो सीधे उसको इम्प्लिसिट तरीके से उसको ग्रहण कर लेगा। बट ये इंग्लिश नॉलेज है, उसको सीखने के लिए एक्सप्लेन करना पड़ता है, जो बाहरी होता है उसको करना पड़ता है। मतलब आंतरिक लोगों से ग्रहण कर लेता है। वो फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प, मतलब इसमें फॉर्मल टीचिंग होती है, इसमें फॉर्मल टीचिंग में ये हेल्प नहीं करती है, और ये फॉर्मल टीचिंग में हेल्प करती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम देख लेते हैं नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं भाषा के बारे में। नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं, नोम चॉम्स्की साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है, लेट के साथ पैदा हुआ है, जिसको कहते हैं लाइट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, वो 5 साल तक एक्टिवेट रहती है, उसके बाद वो डीएक्टिवेट होते हैं। ऐसी ही सारी बातें नोम चॉम्स्की नामक साइंटिस्ट ने बताया था। तो इसमें देखते हैं क्या है, नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं, ह्यूमन में लैंग्वेज एक्वायर करने की इनेट कैपेसिटी होती है, मतलब उसमें जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जन की। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बताया है कि चाइल्ड बोर्न विद लैड, मतलब एक बच्चा एक डिवाइस के साथ पैदा हुआ जिसका नाम है लैड। और लैड यहाँ पे पॉय वाला नहीं हुआ दोस्तों, लाइट इमिटिंग डायोड वाला नहीं है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब लैंग्वेज को अर्जित करने की एक डिवाइस होती है बच्चे में, ये जो 5 साल तक है एक्टिवेट रहती है, उसके बाद यह धीरे धीरे डीएक्टिवेट होती है। लैंग्वेज फाइंड लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन है क्रिएटिविटी, मतलब क्या है यहाँ पे, जो लैंग्वेज होती है हमारी, ये हमारी लेफ्ट ब्रेन में पाई जाती है। लेफ्ट हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर में लैंग्वेज पाई जाती है, और इसके अपोजिट क्रिएटिविटी जो होती है वो हमारे राइट ब्रेन में पाई जाती है। क्रिएटिविटी राइट ब्रेन में पाई जाती है, लैंग्वेज लेफ्ट ब्रेन में पाई जाती है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में पाई जाती है दोस्तों।
अब नोम चॉम्स्की गिव इम्पोर्टेंट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर को भी इन्होंने बहुत महत्व दिया है। फिर क्या है दोस्तों, नोम चॉम्स्की गिव इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, मतलब दोस्तों नोम चॉम्स्की जो है साइंटिस्ट, उन्होंने सार्वभौमिक ग्रामर को महत्व दिया है, बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। उन्होंने कहा यूनिवर्सल ग्रामर आल्सो कॉल्ड जनरेटिव ग्रामर, मतलब जो यूनिवर्सल सार्वभौमिक ग्रामर होती है, व्याकरण होती है, उसी को हम जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। दोस्तों इंग्लिश की मैराथन करना है, कम से कम थोड़ी तो इंग्लिश आनी चाहिए भाई आपको, भाई इंग्लिश आएगी नहीं तो काम चलेगा ऐसे नहीं। तो यहाँ पे बहुत इजी वे में कहा है यूनिवर्सल ग्रामर आल्सो कॉल्ड जनरेटिव ग्रामर। ये क्वेश्चन में आ जाता है जनरेटिव ग्रामर, या ये क्वेश्चन में आपके आ जाता है जनरेटिव ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर किसने दिया है, तो सीधे आप बता देंगे कि नोम चॉम्स्की नामक साइंटिस्ट थे, या उसमें तो टिक करने को होगा, सीधे ऑप्शन पे नोम चॉम्स्की साइंटिस्ट पे क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है। फिर क्या है सेंसिटिव क्रिटिकल फास्टेस्ट पीरियड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, उन्होंने ये भी बताया सेंसिटिव पीरियड मतलब जो भाषा सीखने का, जो लेड से सीखने का जो होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, उससे सीखने का जो सेंसिटिव पीरियड, क्रिटिकल फास्टेस्ट पीरियड जो भी कह सकते हैं, क्रिटिकल पीरियड, फास्टेस्ट पीरियड जो भी हम कह सकते हैं, वो केवल 5 साल तक ही होता है। जहाँ तक ये जो होती है लेड एलईडी डिवाइस होती है, ये एक्टिवेट रहती है, उसके बाद में यह डीएक्टिवेट हो जाती है। मतलब 5 साल की भाषा, जब तक 5 साल बच्चा 5 साल का रहेगा तब तक उसको उसके अंदर एलईडी नामक डिवाइस ज़्यादा एक्टिव रहती है और वो भाषा को अच्छे से एक्वायर कर पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा। उसके बाद में 5 साल के बाद में धीरे 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 10 साल तक धीरे धीरे ये डिवाइस मंद पड़ने लगती है बच्चे में, जिसके बाद वह सीखने की उसकी प्रवृत्ति बहुत धीमी हो जाएगी। यदि कोई बच्चा 5 साल का है तो उसको हम किसी चीज़ के बारे में सिखाते हैं तो अच्छे से सीख जाएगा। यदि वही बालक आगे चलकर 15 साल का हो जाए तो उसको हम कोई भाषा सिखाते हैं तो उसको कठिनाई होती है। अब हम लोग किसी नई भाषा को सीखते हैं तो हमको कठिनाई होती है, मतलब हमारे अंदर लेड नामक जो डिवाइस हुआ करती थी वो अब डीएक्टिवेट हो चुकी है, अब नहीं है। फिर दोस्तों क्या है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब ये क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या है, इसको कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ 2005 में दोस्तों आया था ये। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इंग्लिश एट सेकेंड लैंग्वेज, इसमें क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू अ ऑब्जर्वेशन मतलब किसी ऑब्जर्वेशन किया गया और इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज बताया गया है। ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज होती है। इन आ मल्टी लैंग्वेज कंट्री लाइक इंडिया इज इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज। अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ये बताइए, ये जो है एनसीएफ क्या कहता है कि हिंदी जो है सेकेंड लैंग्वेज है या ग्लोबल लैंग्वेज है, तो वहाँ पे दोस्तों आपका सही आंसर, सबसे सटीक और सही आंसर यही रहेगा कि इंग्लिश को आप ना तो केवल ग्लोबल लैंग्वेज लगाएंगे और ना ही केवल क्या कहते हैं इसको सेकेंड लैंग्वेज लगाएं। ये जहाँ पे दोनों होगा कि सेकेंड लैंग्वेज भी है ग्लोबल लैंग्वेज भी है, वहाँ पे दोस्तों तुम्हारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये केवल सेकेंड लैंग्वेज ही नहीं है। अब अगर 4 ऑप्शन दे दिए हैं, वहाँ पे ग्लोबल लैंग्वेज नहीं दे रखे हैं, तब तो आपको सेकेंड लैंग्वेज पे लगाना ही लगाना होगा। लेकिन देख लेना होगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहीं ब्रिटेन के बच्चे के लिए तो नहीं कह रहा है कि इंग्लिश क्या है, तो वहाँ पे दोस्तों आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी इंग्लिश। ये तो नहीं कह रहा है इंडिया के बारे में और हिंदी भाषा के लिए, तो वहाँ पे हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, क्योंकि अधिकतर जहाँ जो भाषा बोली जाती है वो वहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन है ग्लोबल लैंग्वेज, फिलहाल में इतना आप याद रखिए कि इंग्लिश जो है ये ग्लोबल लैंग्वेज भी है और सेकेंड लैंग्वेज के अंदर भी कंसीडर की जाती है, ठीक है। और एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान के अनुसार क्या है, क्या सिस्टम है भारतीय संविधान के अनुसार, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये जो इंग्लिश है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज में रखी गई है। ओला जो थे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट थी ओला 1963 में आर्टिकल 343 के ए के अंदर ये हिंदी को रखा गया है। और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत AOL, इसके आप कभी अगर फुल फॉर्म पूछ देता है तो आपको याद रखना है AOL मतलब एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आर्टिकल 343B में रखा गया है। इसको बी कह सकते हैं या दो भी कह सकते हैं, 343B में रखा गया है, दो में रखा गया है, या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और हिंदी को आर्टिकल 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब हमारे यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो इसको यहाँ क्या 1963 में आर्टिकल 343A के अंदर रखा गया है। इसको हम एक भी कह सकते हैं या 343 एक भी कह सकते हैं, 343(1) भी कह सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश पेडागोजी की वीडियो अभी 1-2 और आएंगी जिसमें हम सारी इंग्लिश की पेडागोजी कंप्लीट कर लेंगे। कैसी बनी वीडियो दोस्तों, कैसी है, हेल्पफुल है या नहीं हेल्पफुल है, या कोई कमी रहेगी तो दोस्तों आप वीडियो में ज़रूर बताएं। मैं कई दिनों के बाद आज क्लास ले रहा हूँ, तो दोस्तों कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और
जो भी इसमें त्रुटि आए उसको बता देना दोस्तों। और 3-4 वीडियो में आपकी सारी पेडालॉजी कवर हो जाएगी, जो आपकी 15 नंबर होगी। 15 से 15 आप इसमें से ला सकते हैं, 15 में से 15 ला सकते हैं। अगर अच्छे से आप पढ़ लेंगे, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो 15 में से 15 ला सकते हैं। अगर नहीं भी, थोड़ा बहुत भी कम भी अगर पढ़ेंगे तो भी 15 में से 10 तो नंबर आप इसमें से ला ही सकते हैं। ये जो पेडागोजी की क्लासेस चलेंगी, ठीक है दोस्तों। ठीक, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।